हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ रोटेशनल मोशन। यहाँ पे मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। और नीट के जो स्टूडेंट्स हैं वो डेरिवेशन पे उतना ध्यान, मतलब डेरिवेशन उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जेई वालों के लिए डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नीट वाले स्टूडेंट डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, और डेरिवेशन वैसे समझने का ट्राई करो तो थोड़ा और अच्छा फील आएगा कि चलो यार इस चीज़ को हम समझ गए, ठीक है। अब बाकी अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और जो जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहा है, अब तो जेई मेंस में भी डेरिवेशन वाला पार्ट पूछ रहा है जो इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो जेई वाले स्टूडेंट को तो यार मतलब डेरिवेशन ध्यान से देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, रोटेशनल मोशन में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे आपने इनर्शिया का नाम तो पहले सुना हुआ है, मतलब किसी भी बॉडी का अगर मोशन हो रहा है ना, तो उसको अगर मान लो हमको रोकना है, उस बॉडी के मोशन को अगर मेरे को रोकना है, तो जितना ज़्यादा इसका इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा मेरे को मुश्किल होगा इसको रोकने के लिए। यही तो एक तरीके का हम लोग कि कितना ये मोशन को कैरी कर रहा है अपने साथ, उसको हम लोग इनर्शिया बोलते थे। तो मोमेंट का मतलब होता है ना रोटेशन, एक तरीके का मोमेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ घूम रहा हो, अगर कोई चीज़ घूम रहा है ना, और उसको हम लोग इस घूमने से रोकने वाले हैं कि ये रुक जाए, इस मोशन को अपना स्टॉप कर ले, तो उस चीज़ को रोकने में जो हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या उस मोशन में, जैसे कोई चीज़ अगर गोल गोल घूम रहा है ना, तो ये अपने साथ कितना रोटेटरी इनर्शिया कैरी कर रहा है। मतलब रोटेशन में एक इनर्शिया आता है जिसको एक तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मतलब ड्यू टू रोटेशन द इनर्शिया कैरिड बाय द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा उतना ज़्यादा हम लोग को मुश्किल होगा इसको रोकना, मतलब इसको घूमने से रोकने के लिए। और इसका उल्टा भी एप्लीकेबल है कि जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना किसी चीज़ का, उसको घुमाना भी उतना मुश्किल है। क्योंकि इनर्शिया, ये भी तुम बोल सकते हो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा उसको घुमाना भी अपने लिए मुश्किल है, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा उसको रोकना भी मुश्किल है जब वो घूम रहा हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक मतलब है। अब चलो, ये तो हम लोग समझ गए, लेकिन अब ये निकलेगा कैसे? तो जैसे मान लो ना, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला, मतलब जो बेसिक अपने पास कॉन्सेप्ट है ना, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, कि अगर मान लो मेरे पास एक m मास का एक ऑब्जेक्ट है, और जो r रेडियस के एक सर्कल में इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस जिस लाइन के अबाउट वो हर तरफ से सिमेट्रिकल है ना, इस लाइन को हम लोग इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक है। सो दिस इज द एक्सिस एंड दिस मास, ये जो है ये कुछ ऐसा करके घूम रहा है इस तरीके का। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, वो होगा m इंटू आर स्क्वायर, मतलब मास ऑफ द बॉडी इंटू जिस रेडियस में वो घूम रहा है, जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस का स्क्वायर, तो m इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये अपना बेसिक का कॉन्सेप्ट, बेसिक अपने पास फॉर्मूला है, और इसका यूज़ करके अब हम लोग बॉडीज का डेराइव करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन में बहुत ही मज़ा आएगा। जेई के जो स्टूडेंट है ध्यान से डेरिवेशन देखना, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं आपको वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन का जब डेरिवेशन करूंगा ना, तो सेम चीज़ करूंगा, बस आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो एक बॉडी घूम रहा है जो r इक्वल्स टू 0 है, मतलब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि इसको मैं अगर नज़दीक करते 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 एक्सिस में ही टच कर दूँ, और ऐसे एक्सिस के पास ही बस ये घूमने लग जाए, तो क्या हो जाएगा? इसका आई हो जाएगा 0, क्योंकि r जो है वो 0 है, ठीक है। ये बॉडी r1 दूरी पे रोटेट कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? m1 r1 स्क्वायर। और ये m2 मास का बॉडी r2 पे रोटेट कर रहा है, तो इसका हो जाएगा m2 इंटू r2 स्क्वायर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। और इसका यूनिट अगर मैं आपसे पूछूं तो यूनिट आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि आई का जो यूनिट होगा ना, यूनिट ऑफ आई, वो क्या होगा? एम मतलब मास, तो केजी, और रेडियस जो है वो एक लेंथ है, तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। डायमेंशन निकालना है तो केजी का हो जाएगा एम, और मीटर तो एल स्क्वायर। तो डायमेंशन जो होगा वो हो जाएगा आई का, अगर मेरे को डायमेंशन निकालना है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो ये हो जाएगा एम इंटू एल स्क्वायर, और टी पावर 0, ठीक है। अब अपने पास सबसे बेसिक चीज़ जो आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है। और वो कैसे घूम रहा है कि सेंटर से एक एक्सिस ऐसा करके पास हो रहा है, तो ये इस तरीके का ऐसा, ठीक है। तो ये जो घूम रहा है वो इस तरीके का ऐसा करके घूम रहा है, इस तरीके का, ठीक है। तो ये इसका एक्सिस हो गया, और सेंटर से जो
एक्सिस पास कर रहा है वो इसके परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। आप बोलोगे सर सेंटर पास कर रहा है तो ये भी तो हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, इस रॉड के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा उसके अबाउट ही घूम रहा है, तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है। अब देखो यहीं पे इंटीग्रेशन का फील आना स्टार्ट होगा कि यार अपने पास जो फॉर्मूला है ना वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब बिल्कुल छोटा सा मास होना चाहिए, एक ही जगह पे उसका मास सिचुएटेड होना चाहिए, तो उसका अगर रेडियस मतलब वो r डिस्टेंस पे घूम रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर। अब यार यहाँ पे क्या करें, तो देखो इंटीग्रेशन का फील अब यहीं से आना स्टार्ट होगा कि हम क्या करते हैं ना, इसको ना बहुत सारे टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं, छोटा छोटा बहुत सारा टुकड़ा, देखो मैं जैसे डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं ना कि ये जो रॉड ये बहुत छोटा छोटा पॉइंट मासेस से मिल के बना हुआ है, ये जो छोटा छोटा पॉइंट मासेस है इनसे मिल के ये बना हुआ है, ठीक है। अब हम मान लो कुछ ऐसा करें कि यार तुमको बोले कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, तो ये तो ऐसा घूम रहा होगा, ये जो होगा ये ऐसा घूम रहा होगा, ये जो होगा ऐसा घूम रहा होगा, तो सारा छोटा छोटा अपना अलग अलग रेडियस पे घूम रहा है, तो यार सबका कैसे निकाले। तो वो जो काम करता है ना वो अपने लिए इंटीग्रेशन टूल करता है, ये बोलेगा कि यार चलो ये काम हम कर देंगे, सबका जोड़ने का काम हम कर देंगे, लेकिन तुम इसके अंदर जो वैल्यू रखोगे ना वो तुम करेक्ट रखना, ठीक है। तो अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना तो मैं एक छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अंदर रखूंगा और ये इंटीग्रेशन का टूल ना मेरे को उसका वैल्यू देगा, अगर मैं इसका अच्छे से अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाया तो, ठीक है। तो ये सिंपल सा ऐसा कॉन्सेप्ट समझ लो कि दही जमाने के लिए एक जोरन लगता है, हल्का सा हम लोग को देना ही पड़ता है, तो वो जो पार्ट है ना वो एक डी आई है, और बाकी ये इंटीग्रेशन जो है उसको पूरा का पूरा जोड़ के अपने को आंसर दे देगा। तो अब ये डी आई पे अपने को काम करना है कि यार ये डी आई कैसे निकाले, तो डी आई जो होगा वो जैसे मान लो हम इसको इन्फिनाइट पॉइंट मासेस में ऐसे करके डिवाइड किए, तो डी आई इसमें से कोई एक पॉइंट मास तुम ले लो, तो इसमें से अगर मैं कोई एक पॉइंट मास ले लूँ ना, तो देखो मैं इसको जूम करके ऐसा कुछ दिखा रहा हूँ कि यहाँ से मान लो मैं आया एक्स पे, और ये वाला ये जो एक छोटा सा पॉइंट मास है इसका हम लोग लेंथ को ऐसा कितना मान लेते हैं डी एक्स, इसके लेंथ को हम लोग मान लिए हैं डी एक्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं उस इंटीग्रेशन टूल में डालूंगा और उस इंटीग्रेशन टूल को बोलूँगा कि यार तू अब ना पूरा का पूरा ऐड करके मेरे को दे दे, ठीक है। तो ना हम लोग क्या करते हैं कि यार ये जो घूम रहा होगा ना ये कैसा घूम रहा होगा, देखो इसका सर्कल तो कुछ ऐसा ही होगा इस तरीके का, तो इसका जो मतलब रेडियस आ जाएगा ना वो एक्स के बराबर आ जाएगा, ये कुछ ऐसा घूम रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, या एक काम करते हैं मैं ना इसको नीचे में यहाँ पे बनाता हूँ, ये है अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये यहाँ से कुछ दूर है और वो दूरी अपना कितना है, वो दूरी है एक्स के बराबर, ठीक है, ऐसा करके, और ये जो घूम रहा है ये एक्स रेडियस में ऐसा घूम रहा है, ठीक है, द रेडियस इज एक्स। तो मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब ना हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मास चाहिए, तो इसका मास हमको निकालना पड़ेगा। तो मास हम कैसे निकालें कि यार एल लेंथ का मास जो है वो एम है, तो इसका मास कितना होगा, इसका लेंथ है डी एक्स, तो ऐसे सोचो कि एल लेंथ का मास अगर एम है तो डी एक्स लेंथ का कितना होगा, तो यहाँ पे साइड में वो चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर एल लेंथ का मास जो है वो एम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, देखो ऐसा, एक मिनट जस्ट मिनट, मैं इसको ऐसा दिखाता हूँ कि अगर एल लेंथ का मास एम है तो यूनिट लेंथ का कितना होगा, तो यूनिट लेंथ का हो जाएगा एम बाई एल, तो डी एक्स लेंथ का कितना होगा, तो डी एक्स लेंथ का हो जाएगा एम बाई एल इंटू डी एक्स, ठीक है। ये इसका मास आ गया, किसका मास आ गया, ये छोटे वाले का, तो छोटे वाले का मास तुम यहाँ पे लिख दो, तो तुम अगर इसका मास यहाँ पे लिखोगे तो ये है एम बाई एल इंटू डी एक्स, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है एक्स, तो वो जो छोटा सा डी आई हम लोग को इंटीग्रेशन के टूल में रखना है ना वो मेरे को मिल जाएगा कि एम इंटू आर स्क्वायर, तो मास इसका है एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू रेडियस कितना एक्स, तो ये इंटू इसका स्क्वायर, दिस इज द मास एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना डी आई हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसका करना है इंटीग्रेशन, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो तो ये हमको आई देगा। अब यार ये इंटीग्रेशन का टूल बोलेगा कि यार ये तोड़ने फोड़ने का काम हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो तुम अगर यहाँ पे लिमिट ज़ीरो लगाए ना तो ये पता है x इक्वल्स टू ज़ीरो, जैसे मैं यहाँ से x आगे जा रहा हूँ तो x ज़ीरो तो यहीं पे हो जाएगा, x ज़ीरो तो यहीं पे, तो ये यहाँ से तोड़ना स्टार्ट करेगा ऐसा, ठीक है। और कहाँ तक हमको तोड़ना है, तो हमको तोड़ना है l/2 तक, तो अगर तुम ज़ीरो से l/2 लिए ना तो ये ना यहाँ से यहाँ तक तोड़ देगा। तो एक अप्रोच का निकालने का क्या हो सकता है कि तुम आधा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर तुम 0 से l/2 ले रहे हो तो तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज तुम इसको क्या बोलो
कि यार x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ मैं जाऊँगा तो x इक्वल्स टू L/2 होगा। क्यों? क्योंकि आधा रॉड, तो पीछे जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा -L/2, ठीक है, पीछे की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो इसको लिमिट अगर मैं पुट कर दूँ x इक्वल्स टू -L/2 से L/2, तो पता है इसको समझ आ जाएगा कि यार मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ कि तो यार यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाओ, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो ये i जो आ जाएगा, i इज इक्वल्स टू m/l बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ और बाई 3 जो होगा उसको मैं बाहर ले रहा हूँ, ये हो जाएगा L/2 और फिर ये -L/2, और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका फाइनल जो i आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आ जाएगा mL²/12, ये आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया एक रोटेटिंग रॉड के लिए। तो आई होप ये वाला पार्ट जो होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक इसमें आसान सा अप्रोच लगा के ना हम लोग उसके लिए कर सकते हैं कि अगर वो एक एंड के अबाउट घूम रहा हो, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया mL²/12 इसके लिए। और अब मैं आपको इसका बता दे रहा हूँ कि अगर वो अपने एक एंड के अबाउट घूमे, मतलब रॉड का अबाउट एन एंड, ऐसा करके आपको कोई बोले डेरिवेशन करने के लिए, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से उस चीज़ का डेरिवेशन कर सकते हैं कि जैसे मान लो ये अपना रॉड हो गया, ठीक है, ऐसा, और ये उसका एक्सिस हो गया। तो अब एक्सिस के अबाउट ये अबाउट एन एंड मतलब ऐसा करके घूम रहा है, तो पता है इसका लेंथ जो है वो अपना m है, मतलब मास m है, लेंथ l है। तो आप यहाँ से सेम x पे जाओगे, x पे जाके क्या लोगे, dx का एक छोटा सा पार्ट लेना, ठीक है, इसका लेंथ जो है वो dx, इसका मास निकाल लेना ऐसे ही करके, तो इसका मास आ जाएगा m/l इंटू dx, और उसका फिर di भी निकाल लेना, तो मास इंटू एक्स का स्क्वायर, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिमिट पुट करना ध्यान से, तो यार तुम इसको बताना कि यार तुम इसको तोड़ना स्टार्ट करो x इक्वल्स टू 0 से और x इक्वल्स टू l तक चले जाओ, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू l तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग का आखिरी मास जो होगा वो ये पूरा का पूरा ऐसा करके पॉइंट ऑब्जेक्ट इसमें होगा, तो हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू l तक। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ना वो यहाँ तक बिल्कुल सेम आएगा, लिमिट बस पुट कर देना 0 से l, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस दिखा दे रहा हूँ कि हम लोग इसको क्या करेंगे, m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर, और लिमिट जो होगा वो 0 से l हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो भी आपको याद रखना, ये हो जाएगा mL²/3, इसके बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये दोनों चीज़ याद रहेगा और आप इसको नहीं भूलोगे। तो देख लो कि अगर वो अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है तो उसका आंसर हो जाता है mL²/12, और अपने एंड के अबाउट घूम रहा है तो mL²/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ना हम लोग इसमें एक नया पार्ट देख लेते हैं कि अगर मान लो ये रॉड यहाँ से ना एक एंगल पे इंक्लाइंड है, तो ये कैसा घूमेगा, ऊपर में ऐसा कोनिकल चीज़ बना रहा होगा, ऐसा करके ये रॉड घूम रहा है, ठीक है, अल्फा एंगल पे। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व बिल्कुल सेम तरीके से करना है कि आप ना यहाँ पे इसको फिर से बहुत सारे टुकड़े में डिवाइड करो, और फिर क्या करो, यहाँ से x पे जाके एक छोटा सा टुकड़ा dx लो, ठीक है, dx, ओके। अब इसका मास अगर आपको निकालना है तो सेम मेथड कि l लेंथ में m मास है तो dx में कितना होगा, तो यहाँ पे इसका जो मास आएगा ना वो आ जाएगा m/l इंटू dx, ठीक है, ये इसका मास आ गया, किसका, इस छोटे वाले का। अब आप यहाँ से देखो कि यार इसका एक्सिस से जो दूरी है ना इस बार वो x के बराबर नहीं है, इस बार जो इसका रेडियस है ना वो कुछ और है, इस बार इसका रेडियस ये है। जब रॉड ऐसा सीधा रहता था ना तो जो x होता था वही उसका रेडियस हो जाता था क्योंकि वो ऐसा घूमता था। इस बार हमने x को ऐसा लिया है, लेकिन ये जब घूमेगा ना तो ये तो ऐसा घूमने वाला है, तो इसका रेडियस कुछ बदलेगा ये। तो आप इस चीज़ को अगर निकालना है ना तो यहाँ पे देख लो ये x है और ये अल्फ़ा है, तो आप साइन अल्फ़ा ले लो। तो इसका रेडियस को अगर मैं यहाँ पे r मान लूँ ना, इस रेडियस को अगर मैं r मान लूँ तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि साइन अल्फ़ा कितने के बराबर हो जाएगा, r/x। तो अपना r जो आ जाएगा वो आ जाएगा x इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब इस छोटे वाले का मास हमको पता लग गया, इसका रेडियस जो है r के बराबर है, तो यहाँ पे इसका di हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो di अगर मैं लिखूँगा ना तो di क्या हो जाएगा, फिर से देख लो, m/l इंटू dx, दिस इज द मास इंटू रेडियस, रेडियस है x साइन अल्फ़ा, तो m इंटू आर स्क्वायर, ये छोटा सा हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए तुम्हारा जो ये वेरिएबल है वो यहाँ पे dx है, तो x को हम लोग बोलेंगे कि यार तू 0 से स्टार्ट हो जा और l तक चला जा,
क्योंकि हमको ऐसे ऐसे ही तो ब्रेक करना है ना, इस तरीके से। तो हम कहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे, x=0 से और जाएंगे l तक। तो इसको आप लोग ब्रेक कर लो 0 से l तक। तो यहाँ पे जो i आएगा ना, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ml²/3, सॉल्व कर लो, सेम है, इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा देखना कांस्टेंट है, तो उसको आप लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो ये अपना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस क्या आ सकता है कि आपको ऐसा बोल देना कि ये जो रॉड है, एक मिनट, कि अरे यार एक मिनट रुक जाओ, कि ये रॉड जो है ना इस बार तो अपने एंड के अबाउट घूम रहा है। अगर मान लो एक्सिस जो हो जाए वो इसके सेंटर से पास कर जाए, ठीक है, एक्सिस जो हो जाए वो इस तरीके का कुछ आ जाए और वो अपने एक्सिस के अबाउट बिल्कुल उसका एक्सिस जो है वो सेंटर से पास करे और ये एंगल फिर से वही अल्फ़ा दिया हुआ है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम एल, और ये जो है ये इसका सेंटर हो। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला लगाना। देखो एक नया टर्म क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जब वो अपने एंड के अबाउट ऐसा सीधा होके घूम रहा था, ठीक है, तो क्या आया था ml²/3, और जब वो अल्फ़ा एंगल पे हो गया तो ये कितना अल्फ़ा, यहाँ पे एक्चुअली ना सेम फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। आप ना इसको ना नीचे कर दो, मतलब इस रॉड को आप धीरे धीरे ऐसा के नीचे करते जाओ, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो अल्फ़ा 90 हो जाएगा, तो यहाँ 90 पुट करो तो ये चीज़ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना कि यहाँ पे फॉर्मूला सेम टाइप का कुछ आएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ml²/2l जो होता है वो तो आएगा ही, और उसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो इस पे जैसे मान लो अगर आपको कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दे कि एक रॉड है जो यहाँ पे ना 37 डिग्री बना के ऐसा करके घूम रहा है, ये जो अपना एंगल गिवन है दिस इज़ 37 डिग्री, ठीक है, और ये इसके बाद घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए बोले तो आप क्या करो कि I=ml²/2l, सेंटर के बाद तो घूम ही रहा है, इंटू साइन स्क्वायर 37 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो साइन 37 होता है 3/5, तो ये आ जाएगा 9 इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9/25 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 9/25 अगर मैं करूँ तो ये 3 और ये 4, तो ये नीचे 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3ml²/100। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ फॉर्मूलाज ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आप लोग डेरिवेशन तो नहीं कर पाओ, क्योंकि उतना टाइम रहता भी नहीं एग्ज़ाम में, और कुछ कुछ चीज़ तो हमको डायरेक्ट याद रखना भी है। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना याद रखना, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अब रिंग का देखो, रिंग में क्या है ना, रिंग अगर एक रिंग जो है वो अपने सेंटर से एक एक्सिस पास कर रहा हो, उसके अबाउट अगर घूम रहा है, ठीक है, उसके सेंटर से एक एक्सिस पास कर रहा है और उसके अबाउट अगर वो घूम रहा है, तो उसका मैं डेरिवेशन नहीं करूँगा, आप बस इस चीज़ को फील कर लो कि यार ये रिंग का जितना भी मास है वो सब का सब तो r डिस्टेंस पे ही है ना, कहीं पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे कम भी है, लेकिन सारा का सारा मास कितने डिस्टेंस पे होगा, रेडियस पे, तो m इंटू आर स्क्वायर ही तो हो जाएगा ना। अगर मैं जोड़ना स्टार्ट करूँ m1r1² m2r2², तो सबका डिस्टेंस r ही है, और m1 + m2 + m3 सारा मिलकर क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो m इंटू r² आ जाएगा। मतलब इस रिंग को आप निचोड़ के ना एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे जिसका मास m है, या तो इस रिंग को पकड़ के ऐसा करके उसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऐसा खोल के रिंग बना लो सिमेट्रिकल, तो दोनों का आंसर जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो रिंग का इस एक्सिस के अबाउट याद रखना बहुत ही आसान है, जो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का होता है, तो mr²। अब इसका यूज़ करके मैं डिस्क का डेरिवेशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना और समझना। तो यहाँ पे है कि अगर मान लो एक डिस्क है और वो अपने एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखो अपने को करना यही है कि जो चीज़ पहले से पता है उसका यूज़ करके डेरिवेशन करना है। तो डिस्क का क्या मैं इसको ऐसा मान लूँ कि बहुत सारा रिंग से मिल के बना हुआ है, छोटा छोटा खूब सारा रिंग्स है उससे मिल के बना हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें एलिमेंट अगर लेने बोलेंगे ना, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का एलिमेंट नहीं लेंगे कि छोटा छोटा, ऐसा तो इन्फिनाइट, मतलब कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। तो डिस्क को कभी भी इंटीग्रेट करना है ना, तो छोटा छोटा रिंग्स मान लो ऐसा, मतलब पतला पतला खूब सारा इसमें रिंग्स बना हुआ है। ठीक है, ऐसा एज्यूम कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक मिनट इसको ना ऐसा बनाता हूँ कि हम लोग यहाँ पे एक रिंग लिए और इसका थिकनेस जो है वो इतने के बराबर है,
ये अपने पास एक छोटा सा पतला सा रिंग आया जो अपना एलिमेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना खूब सारा ऐसा ऐसा रिंग्स होगा। आप सोचो ये छोटा छोटा पतला पतला ऐसा रिंग्स, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स अगर ले लूँ तभी तो ये डिस्क बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि यार मेरे को तो अभी रिंग का पता चला तो उसका यूज़ करते हैं। तो मान लो मैं ना यहाँ से आर पे गया हूँ, आर पे, और इसका जो थिकनेस है वो है डी आर। ठीक है, आर पे गया हूँ और ये है डी आर। अब इस रिंग का मेरे को निकालना है मास, कि यार इसका मास क्या होगा। आप क्या करो, इस रिंग को ना मान लो कि बीच से कट करो और रिबन बना के स्ट्रेट कर दो। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर मैं इसको रिबन बना के ऐसा स्ट्रेट कर देता, एक मिनट यार, जैसा इस तरीके का अगर मैं रिबन बना के इसको स्ट्रेट कर दूँ ना, तो आप मेरे को बताओ कि इसका लेंथ जो होगा वो कितना हो जाएगा। वो आर रेडियस का, ये आर रेडियस का एक सर्कल ही तो था, इसको कट करके सीधा कर देंगे तो सरकमफेरेंस के बराबर होगा। तो क्या ये 2 पाई आर आ जाएगा, ये जो होगा ये 2 पाई आर आ जाएगा। और इसका जो थिकनेस है वो तो मैं डी आर माना हूँ, जितना यहाँ पे इसका चौड़ाई होगा वही चौड़ाई तो यहाँ पे होगा। तो इसका एरिया कितना आ गया, आप ध्यान से देखो, तो इसका एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 पाई आर इंटू डी आर। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका मास निकालने के लिए। यार ये जो पतला सा जो अपना रिंग हम लोग कंसिडर किए ना, इसका मास कैसे निकालें। तो एरिया हमको पता लग गया ना, ये 2 पाई आर डी आर। तो अब मैं इसका डेरिवेशन नहीं करूँगा, या हमेशा याद रखना एरिया होता है 2 पाई आर डी, मतलब एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। अब यार इसका टोटल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक मतलब रेगुलर ये अपना सर्कल गिवन है। तो पाई आर स्क्वायर का मास जो एम दिया हुआ है, तो 2 पाई आर डी आर का कितना होगा, क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ को लिख लो कि यार पाई आर स्क्वायर एरिया का जो मास है वो है एम। तो यूनिट एरिया का कितना होगा, तो ये हो जाएगा एम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। तो अपने पास जो एरिया है वो है 2 पाई आर डी आर। तो इसका कितना हो जाएगा मास, तो एम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। तो ये पाई पाई कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 एम आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये किसका मास आ गया, ये छोटा सा डी एम मास मैं बोल रहा हूँ, जो किसका है, इस रिंग का। अब अभी मैं आपको बताया इससे पहले कि एक रिंग का मास अगर m है और रेडियस अगर r है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर। तो इसका जो मास है वो मेरे को मिल गया, और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r। तो इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिखूंगा ना, तो यही अपना एलिमेंट्री पार्ट है, तो ये अपना डी का काम करेगा। तो m, तो इसका मास है 2mr dr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू इसका रेडियस, तो m इंटू आर स्क्वायर ये बना। अब इसको मेरे को करना है इंटीग्रेट, तभी तो टोटल आएगा। तो सोचो हम इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करने बोलेंगे कि यार तुम ना बीच एकदम यहाँ जीरो लेवल से स्टार्ट करो, इस जगह से, क्योंकि वहाँ पे भी एक रिंग होगा। तो आर को बोलेंगे कि यार तू ना जीरो कर लेना अपने आप को, पहले घटाते घटाते आर इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट करना और धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाते जाओ। तो रेडियस बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और कब रुकना, तो जब तुम आर इक्वल्स टू आर के बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे ये स्टार्ट होगा जीरो और ये जाएगा आर तक। तो ये आई जो आ जाएगा, तुम ध्यान से देखो कितना आ जाएगा, 2mr, मतलब 2m बाई आर स्क्वायर तो बाहर ले लेते हैं, ये कांस्टेंट है, और अंदर में बचेगा r क्यूब इंटू डी आर। कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक। आप इसको सॉल्व कर लो, r क्यूब का हो जाएगा r पावर 4/4, तो ये 2 से वो 4 कट जाएगा और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ भी आया होगा और आपको ये चीज़ याद भी रखना है, क्योंकि ये डिस्क का बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 के बराबर, मतलब जो रिंग का आया था ना उसका आधा होता है डिस्क का। ठीक है, अच्छा मान लो एक ये क्वेश्चन भी बहुत ही फेमस है, इसको हम लोग एन्युलर डिस्क बोलते हैं। ये मास जो है वो गिवन का इतना दिया हुआ है और ये अपना है एन्युलर डिस्क। ठीक है, मतलब कुछ अंदर का पार्ट खोखला है और बाहर में कुछ फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास ऐसा है। तो इसमें ना अंदर का पार्ट है ही नहीं, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग ऐसा रिबन बना के लेंगे, रिबन का एरिया आ जाएगा 2 पाई आर डी आर, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे यहाँ से जाके ऐसा करके बनाना है। अब तुमको मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे चेंज आएगा। तो इसका अगर तुम एरिया निकालो ना, तो यार पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर ही इसका एरिया, ये सिर्फ ये वाला एरिया। तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू
r2² माइनस r1²। ये एरिया में कितना मास है? तो m है। तो मेरे पास कितना आता है? 2 पाई r/dr। उसमें जो मास होगा वो हो जाएगा अपना dm। आप इसको सॉल्व करना, वो हो जाएगा dm, ठीक है। और बाकी तो आपको करना वही है कि r पे जाके अंदर में एक रिंग SR के लेना। दूसरा जो चेंज आएगा वो आपका लिमिट में आएगा। जब यहाँ पे आप di लिखोगे ना, तो लिमिट में पता है क्या करना, उसको ये नहीं बोलना कि यार जीरो लेवल से जाके तुम यहाँ पे इंटीग्रेट करो, क्योंकि ये अंदर तो खोखला है। उसको हम लोग बोलेंगे कि तुम स्टार्ट हो जब r=r1 हो, और फिर यहाँ से रिंग्स लेना स्टार्ट करना, और ख़त्म कहाँ पे होना? जब r=r2 हो जाए। तो द लिमिट विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल कि r1 से r2 कर देना, ठीक है। और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, I m/2 r1² प्लस r2। आप इसको डायरेक्ट याद भी रखो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये सब डायरेक्ट आएगा। m/2 r1² प्लस r2², ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा एनुलर डिस्क का, ठीक है। अच्छा, कमेंट में प्लीज़ बताना कि कितने लोग का ये आंसर आ गया था। तो मेरे को लगेगा कि थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आपको समझ भी आया, ठीक है। अब मैं फिर से एक हॉलो स्फीयर का आपको याद करवाता हूँ, क्योंकि इसका डेरिवेशन उतना काम का है नहीं। देखो, जो काम का है वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर अगर हो, ठीक है, स्फीयर आपको पता ही एक गोला होता है, अंदर में पूरा का खोखला है। तो m और r, इसका रेडियस जो है वो है r के बराबर, और इसका मास जो है वो है m के बराबर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट? तो 2/3 mr², ठीक है। अब इसका यूज़ करके मैं डेरिवेशन करने वाला हूँ सॉलिड स्फीयर का। तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। तो यार सोचो ना कि मैं जब डिस्क का करने वाला था डेरिवेशन, तो उससे पहले मैं आपको रिंग का बताया। क्यों बताया? क्योंकि इसका यूज़ होने वाला था, ठीक है। और जब अभी सॉलिड स्फीयर का करने वाला हूँ, तो उससे पहले मैं आपको हॉलो स्फीयर का बताया। क्यों बताया? क्योंकि इसका भी यूज़ होने वाला है। तो इसका यूज़ कैसे करें? यार एक सॉलिड स्फीयर जो होता है ना, वो एक क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ हॉलो स्फीयर से मिलके बना होगा? क्या ये चीज़ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं? एक प्याज को देखो, प्याज में जो लेयर्स होता है ना, उसको अगर सिर्फ लेयर बाय लेयर अगर हम हटाना स्टार्ट कर देना, तो उसका जो लेयर है ना वो एक हॉलो स्फीयर है कुछ थिकनेस का, फिर एक ऊपर लेयर है, फिर एक ऊपर लेयर है। तो वैसा करके ना बहुत सारा लेयर से मिलके वो सॉलिड बन गया है। तो यहाँ पे भी मैं क्या बता रहा हूँ कि एक सॉलिड स्फीयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हॉलो के तरीके से मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट अपने को लेना है इंटीग्रेशन के लिए, जो छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे मैं इसको क्या लेने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लूँगा एक हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो एक सॉलिड स्फीयर के लिए इंटीग्रेशन के लिए आएगा अपना एक हॉलो स्फीयर। अब इसको थोड़ा जूम करते हैं कि इसका रेडियस जो है वो मैं मान लेता हूँ r, और इसका थिकनेस मैं मानता हूँ dr। एंड यू हैव टू इमेजिन कि ये ना कट करके रिबन मत बनाना, क्योंकि ये 3D में है, ठीक है। तो इसका ज़रा मैं अगर तुमसे वॉल्यूम पूछूँ ना, तो तुम इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? अगर मैं इसका तुमसे छोटा सा वॉल्यूम dv पूछ दूँ, पता है क्या होगा? इसका पहले सरफेस एरिया देखो, ये एक गोला है, मतलब हर तरफ से ये गोल होगा, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया जो होगा उसका होता है 4πr²। इनटू थिकनेस कितना है? तो थिकनेस है dr। ये जो थिकनेस है दैट इज dr। तो मैं क्या किया कि एरिया इनटू थिकनेस ये तुमको देगा वॉल्यूम। तो ये चीज़ याद रखना, ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप मैं लिया हूँ, जो आपको भी ध्यान रखना है कि कभी भी एक हॉलो स्फीयर का अगर बहुत ही पतला थिकनेस का वॉल्यूम निकालना है ना, तो उसका सरफेस एरिया इनटू थिकनेस कर दो, तो इट विल गिव यू द वॉल्यूम। तो क्यों निकाला मैं ये? क्योंकि मेरे को इसका मास चाहिए। इसका मास निकाल लेंगे तभी तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के इंटीग्रेट कर दूंगा। अब तुम सोचो इस पूरे का वॉल्यूम कितना है। अब ये काम अपना आसान हो गया थोड़ा सा। तो पूरा का वॉल्यूम कितना है? तो है 4/3 पाई r³। एक सॉलिड स्फीयर है, इसमें कितना मास है? तो इसमें है m मास। तो एक वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा? तो m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r³, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है इसमें, इसका वॉल्यूम है ये, तो इसमें कितना मास होगा? तो कर दो 4πr² इंटू dr, और इसको कर दो मल्टीप्लाई इससे, तो m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r³ इंटू 4πr² इंटू dr। तो ये 4π कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3mr² dr डिवाइडेड बाई r³। ये इसका आ गया मास। देखो इतना मेहनत हम लोग को करना पड़ा, तब जाकर उसका मास पता लगा, और उसका रेडियस तो r है। तो अब सोचो
कि ये जो हॉलोस्फीयर है ना, यहाँ ध्यान से ज़रा देखना कि मैं जो हॉलोस्फीयर कंसिडर किया हूँ, एक मिनट, ये जो है इसका मास अपने को लग गया है पता। इसका जो मास है dm वो कितना आया, तो वो आया है 3m r² dr डिवाइडेड बाई r³, ये मास आया, ठीक है। और ये जो है ये इस एक्सिस के अबाउट अपना घूमने वाला है, ये इस एक्सिस के अबाउट घूमने वाला है, ठीक है। तो ज़रा अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछूँ ना, ये इसके बाद घूमने वाला है और इसका रेडियस अपना हम लोग माने हैं r। तो अब देखो यहाँ पे यूज़, क्योंकि बच्चे को ना 2/3 समझ नहीं, अभी मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता ना तो आपको ऐसे ही कन्फ्यूज़न हो जाता है कि 2/3 कहाँ से आया। एक हॉलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², जहाँ m मास है और r रेडियस है। ये भी तो एक हॉलोस्फीयर बना ना, इसका जो एलिमेंट्री पार्ट है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं लिखूंगा तो 2/3 तो लगाना पड़ेगा ना मेरे को। तो वही 2/3 हम लोग जब लगाते हैं तो बच्चे को हो जाता है कन्फ्यूज़न, तो अब नहीं होना चाहिए। तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूँ, तो 2/3 m, तो m जो है वो आया है 3m r² dr डिवाइडेड बाई r³, तो 2/3 m इंटू r², ये आ गया। अब इसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के लिए कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करो, छोटा छोटा जितना ऐसा करके करते 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 पूरा ले लो, तो 0 से r तक आ जाएगा। तो यहाँ पे डी का इंटीग्रेशन आई आ जाएगा, ये 3 कट गया, तो पहले कांस्टेंट बाहर लेते, तो 2m बाई r³ मैं ले लेता हूँ बाहर, r² इंटू r², ये बन जाएगा r⁴ इंटू dr, और ये हो जाएगा 0 से r तक, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2m बाई r³, और उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा r⁵/5। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 2m r² बाई 5, ठीक है। तो ये अपना इसका आंसर हुआ, एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब वो अपने एक्सिस के अबाउट, और वो एक्सिस कौन सा है, जो उसके सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, उस एक्सिस के अबाउट जब घूमता है तो ये होता है 2/5 mr²। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और हॉलोस्फीयर का होता है 2/3 mr², डिस्क का mr²/2, एनुलर का आपको ध्यान रखना है, और रिंग का और रॉड्स का। तो पहला क्लास मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, तो आप ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखना। अगले क्लास में हम लोग ट्रायंगुलर प्लेट का, फिर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब आपको और अच्छे से फील आएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में।